हमने कहा से करा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसमें जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ये जो सैक्रिफाइस करा, क्लोथिंग का सैक्रिफाइस करा 6 यूनिट का, इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ पर 6 यूनिट का सैक्रिफाइस हुआ था क्लोथिंग का, तभी 1 यूनिट ऑफ फूड एक्स्ट्रा आया था, है ना। तो अगर ये जो नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस है 6 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट जितना हम एक्स्ट्रा और लेकर आ रहे हैं उसको हम डिवाइड करें 1, हमारा आंसर कितना आएगा 6। यही होता है एमआरएस। जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जितना हम एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा एमआरएस। आया समझ में एमआरएस का फॉर्मूला? हाँ हाँ, इन दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पर आपने नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस कितने किए 6, है ना। और यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट आपने एक्स्ट्रा और कंज्यूम कितना करा 1 यूनिट, है ना। तो 6/1 इज 6। अब यहाँ पर आपने कितना सैक्रिफाइस करा है 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट। और यहाँ पर एक्स्ट्रा आपने कितना कंज्यूम करा है 1 यूनिट, तो 2/1 2, ठीक है। यहाँ पर कितना सैक्रिफाइस करा है 1 यूनिट, और यहाँ पर भी 1, तो ये आया हमारे 1। ठीक है सर, ऑनलाइन वो लिंक दे रहे हैं क्या? वो आया नहीं होगा, आप अपलोड ही कर देना। ठीक है, ठीक। ठीक है, समझ आया। अब इसको रीड करते हैं। Marginal rate of substitution MRS is the rate at which a consumer is prepared to exchange goods X and Y, holding the level of satisfaction constant, moving along an indifference curve। हमारा level of satisfaction हर level पे क्या चल रहा है, सेम चल रहा है ना, कांस्टेंट चल रहा है। उसमें जो हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं कि मतलब कि ये जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये हम एडिशनल जो गेन कर रहे हैं। Marginal rate of substitution along with any segment to an indifference curve refers to the maximum rate at which a consumer would willingly exchange good Y for good X। कि हमने 6 यूनिट्स तो सैक्रिफाइस करे 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए, यही था, है ना। The MRS at any point on the indifference curve is equal to the absolute value of the slope of curve at that point। हमारा ये बोला है कि MRS और slope of curve जो हम निकालते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होता है। When measured at point, the MRS of X and Y tells us the maximum rate which a consumer would willingly trade good X for infinitesimal bit more of good X। यहाँ पर जो MRS है वो ये बताता है कि आप कितने गुड सैक्रिफाइस कर सकते हो एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, है ना। यहाँ पर हमें पता लगा कि हम 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग को सैक्रिफाइस कर सकते हैं 1 एक्स्ट्रा फूड को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। कंसिडर टेबल 8। In the beginning, the consumer is consuming 1 unit of food and 12 units of clothing। Beginning में 1 unit of food and 12 units of clothing था। Subsequently, he gives up 6 units of clothing to get an extra unit of food।
his level of satisfaction remaining the same. The MRS here is 6. Likewise, when he moves from B to C and from C to D in his indifferent schedule, the MRS are 2 and 1 respectively. Thus, we can define MRS of X for Y as the amount of X whose loss can just be compensated by a unit gain of X in such a manner that level of satisfaction remains the same. तो MRS क्या है, जहाँ हम एक्स्ट्रा यूनिट्स को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से हम कितना सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं, हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन जो हमारा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. We notice that MRS is falling. पहले 6 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ. MRS हमारा क्या फॉल कर रहा है ना. So we notice that MRS is falling as consumer has more and more units of food. The trade-off or rate of substitution becomes smaller and smaller. देखो, हमारा 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा फूड हम हर समय कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, पहले हमें 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग सैक्रिफाइस करना पड़ता था एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड खरीदने के लिए. अब हमें सिर्फ 2 क्लोथिंग ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा फूड खरीदने के. इसका मतलब क्या है कि पहली बारी में तो हमारे पास 1 यूनिट ऑफ फूड इतना इंपॉर्टेंट था कि वो 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग जितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा था, है ना. फिर सी में देखो हमारा जो फूड का कंजम्पशन है वो थोड़ा वो हो गया है, मतलब कि कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है. हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम तो करें, लेकिन उससे हम अगर 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ही सेटिस्फाई करेंगे ना, तब भी हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना. तो हर एक इंक्रीज होने की वजह से जितना हमारा सैक्रिफाइस होता है ना हर बार का, वो डिक्रीज होता जाता है. और क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे हर बार डिक्रीज होते जाते हैं, इसलिए हमारा MRS क्या होता है, फॉल करता है, डिक्रीज करता है. ठीक है. That is, he is prepared to give up less and less unit of clothing. When a consumer moves down his indifference curve, he gains utility from consumption of additional unit of good X, but losses an equal amount of utility due to reduced consumption of Y. But at each step, the utility level from which the consumer begins is different. हर लेवल पे यूटिलिटी हमारे डिफरेंट होता है. At point A in figure 19, the consumer consumes only a small unit of food and therefore his marginal utility of food at that point is high. देखो, हम ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर ना सिर्फ एक ही यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे थे और 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ले रहे थे. तो इसलिए ना इस जगह पर हमें और फूड चाहिए था, इसलिए हमारा फूड का जो सेटिस्फैक्शन लेवल था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था. मतलब कि हमें इतने से बहुत कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, हमें और चाहिए था, है ना. जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ फूड बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन होता गया सेटिस्फाई. तो इसलिए हमारा ये कम होता जाएगा ना, सैक्रिफाइस नंबर ऑफ गुड जो हम सैक्रिफाइस करेंगे. पहले हमें इतना सेटिस्फैक्शन चाहिए था फूड से कि हम 6 यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारा फिर जब 2 यूनिट्स के बाद थोड़ा सेटिस्फैक्शन पूरा हो गया तो अब हम 6 यूनिट सैक्रिफाइस नहीं करेंगे क्लोथिंग की फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ फूड. हम 2 यूनिट सैक्रिफाइस कर सकते हैं फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ फूड. ठीक है. एंड देयरफॉर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड एट दैट पॉइंट इज हाई. और हमें पता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता है, फॉल करता है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल फॉल करता है. ठीक है. तो वही यहाँ पर ये चल रहा है कि सबसे पहले तो हमारा उससे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम करा तो उसकी वजह से हमारा जो सेटिस्फैक्शन उससे और एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से वो कम हो गया. बट एट ए ही ऑलरेडी कंज्यूम्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग. His marginal utility of clothing at that point is low. हम ऑलरेडी A लेवल पे 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम कर रहे थे, तो हमें क्लोथिंग से तो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही थी ऑलरेडी, है ना.
This means that it takes a large reduction in quantity of clothing consumed to counterbalance the increased utility he gets from extra food. तो इसलिए हमें क्लोथिंग का लार्ज यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 1 यूनिट ऑफ इंक्रीज करने के लिए, फूड इंक्रीज करने के लिए. On the contrary, consider point C. We find that consumer consumes a much larger quantity of food and a much smaller quantity of clothing than at point A. This means that an additional unit of food adds up to only lesser unit, and a unit of clothing foregone costs more than the utility than at point A. So the consumer is willing to give up less units of clothing in return for another unit of food at C. Moving down indifference curve, reducing consumption of clothing and increasing food consumption will produce two opposing effects on the consumer's utility reduction in utility, total utility due to resist. तो हमारे अब ये जो क्लोथिंग और फूड है, इसमें दोनों में हमारे इफेक्ट डिफरेंट आएंगे, है ना. हमारा जो क्लोथिंग है वो हम पहले बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो इसलिए हमें इसे कम करना पड़ेगा अगर हमें एक यूनिट को फूड को इंक्रीज करना है. ठीक है, एक ही चीज़ को हम थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं. एमआरएस का मतलब क्या था वो जो मैं आपको पहले ही समझा दिया था, बस उतना ही है. ठीक है, देयर आर 2 रीजन फॉर दिस. अब वही लिखा है, द वांट फॉर particular food is satiable so that when a consumer has more of it. जब किसी गुड का हमारे पास बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसकी हमें his intensity of want for it decreases. जब हमारे पास कोई चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, क्या हमें वो चीज और चाहिए होती है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट तो कम होती है ना. जब जो चीज हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वांट किस गुड की होती है, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी होती है ना. तो वही, the want for a particular good is satiable so that when consumer has more of it, his intensity of want for it decreases. Thus, in our example, when the consumer has more units of food, his intensity of desire for additional unit of food decreases. ठीक है. Most goods are imperfect substitutes of one another. MRS would remain constant if they could substitute one another perfectly. अगर हमारे पास substitute किसी गुड का अवेलेबल होगा, तो वहां पर MRS हमारा फॉलिंग नहीं होगा, बल्कि वो कांस्टेंट आएगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ द गुड, हमारे ज्यादातर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता नहीं है जनरली किसी गुड का. ठीक है, लेकिन अगर किसी का है तो उसका एमआरएस कांस्टेंट आएगा, उसका एमआरएस फॉल नहीं करेगा ना. उसका ऐसे गुड का एमआरएस, मतलब कि जब किसी गुड का सब्स्टिट्यूट हमें मिल ही रहा है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल फॉल नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो उसका एमआरएस हमारा हर लेवल पे कांस्टेंट आएगा. We know that along the indifference curve, change in total utility due to lower clothing consumption equal to change in total utility due to higher food consumption. हमें पता है indifference curve में जितना हम क्लोथिंग को सैक्रिफाइस कर रहे थे वो किसके बराबर था, जितना हम फूड को कंज्यूम एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे थे. 6 क्लोथिंग की यूटिलिटी 1 फूड की यूटिलिटी के बराबर थी. चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्लोथिंग, चेंज इन टोटल यूटिलिटी क्लोथिंग में चेंज करने की वजह से उसमें कितना चेंज आया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लोथिंग इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग, है ना. मतलब क्लोथिंग में कितनी मार्जिनल यूटिलिटी का चेंज आया, उसकी क्वांटिटी में और कितना चेंज आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा है. ऐसे ही फूड का कंजम्पशन, अगर फूड का टोटल यूटिलिटी निकालना है तो फूड का मार्जिनल यूटिलिटी कितना था और उसमें क्वांटिटी में चेंज करने की वजह से कितना चेंज आया. और इंडिफरेंस कर्व क्या है, इन दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो, है ना. मतलब फाइनली ये निकल रहा है हमारे पास, इन दोनों को जिस पॉइंट में ये दोनों चीजें इक्वल रहेगी वो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, कि हर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए. जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही हम और एक्स्ट्रा एडिशनल कंजम्पशन करेंगे. ठीक है, जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे वही हमारा इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आएगा.
ये हमने इसी को दूसरी तरीके से लिख दिया, आप ये वाली इक्वेशन याद रखो, इतना इतना इनफ है। ठीक, यहाँ पर अब बोला गया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई हमारा होता है एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई। तो हमें यहाँ पर क्या क्या याद रखना है एमआरएस में। सबसे पहले तो एमआरएस हम निकालते कैसे हैं कि कितना यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस करा अपॉन जितना हम एडिशनल लेकर के आ रहे हैं, ये तो जनरल एक फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि एमआरएस क्या होता है, फॉल करता है। अगर लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो एमआरएस हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है कि जितना आप चेंज क्लोथिंग में कर रहे हो वो बराबर है जितना चेंज आप फूड में कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल के आया। और एक चीज याद रखनी है कि अगर हमें एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक बार आप ये रीड करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मैं 2 मिनट में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। हाँ, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है ऐसे बनता है, ये हमारा डाउनवर्ड टू द राइट ही तो बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, और टू द राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे जाता है, ये वही लिखा है। दिस प्रॉपर्टी implies that two commodities can be substituted for each other, and when the amount of one good in combination is increased, the amount of other good is reduced। और ये ऐसा शेप का क्यों होता है, क्योंकि हम एक का कंजम्पशन अगर इंक्रीज करते हैं तो दूसरे गुड का कंजम्पशन हम कम करते हैं। जैसे यहाँ पर आओ, जैसे ये है, इसका ये कर्व देखते हैं, कॉम्बिनेशन ए में हमारे पास
फूड का ये यूनिट्स ऑफ फूड है, यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है। फूड का 1 था, 1 यूनिट कंजम्पशन था, और क्लोथिंग का कितना था, 12 था। तो इसकी वजह से ये पॉइंट आया ए, है ना, 12 और यहाँ पर 1। फिर उसके बाद बी पॉइंट में फूड का कंजम्पशन कितना हुआ, 2 और क्लोथिंग का 6, तो ये पॉइंट आया, है ना। फिर सी में फूड इज 3 और क्लोथिंग इज 4, सी पॉइंट आया। और डी में ये 4 और ये 3। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो हमारा क्या बना, इंडिफरेंस कर्व। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेकर के आ रहे हैं तो उसकी वजह से हम इतना सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। एक और एक्स्ट्रा लेकर के आए तो फिर हमने सैक्रिफाइस करा, फिर एक और एक्स्ट्रा लेकर के आए तो हमने फिर सैक्रिफाइस करा। जब हम एडिशनल यूनिट बढ़ाते हैं तो कुछ हम सैक्रिफाइस भी करते हैं। इसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो शेप, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो ऐसे बनता है, डाउनवर्ड टू द राइट। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। तो दूसरे पॉइंट पे बढ़े। दूसरे पॉइंट में क्या है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमने क्या बोला है, देखो कॉन्वेक्स शेप का है ना, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप का होता है। हम जब साइंस में आपने पहले पढ़ा होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स ही होता है ना, तो एक कॉन्वेक्स शेप देता है ना इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मोर एंड मोर, इसका रीजन भी वही है, मोर एंड मोर यूनिट, तो हम दूसरे का हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है ना। It has been observed that as more and more of one commodity is substituted for another, the consumer is willing to part with less and less of the commodity being substituted. This is called diminishing marginal rate of substitution. Thus, in our example of food and clothing, as the consumer has more and more units of food, he is prepared to forego less and less units of clothing. This happens mainly because of the want for a particular good is satiable, and as a person of more and more of a good, his intensity of want for that good goes on diminishing. In other words, the subjective value attached to the additional quantity of a commodity decreases fast in relation to other commodity whose total quantity is decreasing. This diminishing marginal rate of substitution gives convex shape to the indifference curve. However, there are two extreme situations when goods आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हमने पहले भी देखा था कि जब अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो एमआरएस हमारा कैसा आता है, कांस्टेंट आता है, हमने देखा था। तो ऐसे केस में हमारा क्या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बन सकता है अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो, है ना, कांस्टेंट होगा। When two goods are perfect substitutes of each other, the consumer is completely indifferent as to which to consume and is willing to exchange a unit X for unit Y. His indifference curve for these two goods are therefore straight parallel lines with constant slope. तो हमारा सब्स्टिट्यूट के केस में कैसा बनता है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है। अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स व्हेन द कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमर। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, देखो सोचो, क्या कॉम्प्लीमेंट्री में आप कभी ऐसा कर सकते हो कि एक गुड को बढ़ाया तो एक गुड को कम कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे पेट्रोल एंड कार जो हम साथ में यूज करते हैं, अगर जैसे यहाँ पर फूड एंड क्लोथिंग लिया था, ना ये सब्स्टिट्यूट थे ना ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, है ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों की जगह अगर मैं कार और पेट्रोल ले लूँ, 1 यूनिट, अगर मैं बोलूँ कि जहाँ 1 यूनिट ऑफ कार है तो वहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पर 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बोल दिया, ठीक है। अगर सपोज मैं कार को इंक्रीज करना चाहूँ तो क्या मैं पेट्रोल को कम कर सकती हूँ?
पेट्रोल नहीं, अगर आपके पास एक कार थी, ठीक है, एक कार में आपका यूज हुआ एक कार थी, एक कार में आपका यूज हुआ 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है, एक कार में आपका यूज हुआ 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। आपके पास अब दो कार है और मैं आपको बोलूँ आप यूज करो 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, दोनों कार में मिला के, ये तो गलत हो गया ना। मतलब अगर आप कार बढ़ाओगे तो आप पेट्रोल का कंजम्पशन भी तो इंक्रीज ही करोगे, डिक्रीज थोड़ी करोगे। पेट्रोल का कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बढ़ेगा ना, डिक्रीज तो हो नहीं सकता। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हम एक को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम तो कर ही नहीं सकते ना, हमें तो दूसरे को भी इंक्रीज ही करना पड़ेगा ना, है ना। वही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट व्हेन द कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग दीज ओनली इन फिक्स प्रोपोर्शन, उसका तो फिक्स प्रोपोर्शन डिसाइड होगा ना कि हम इसके साथ इतना ये वाला गुड हमें यूज करना पड़ेगा। व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक लेफ्ट शू और राइट शू, अगर हमारे पास लेफ्ट शू और राइट शू ये दोनों शूज हमारे कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों शूज एक साथ चाहिए, है ना। तो अगर मैं लेफ्ट शू इंक्रीज करूं तो मैं राइट शू का डिक्रीज कर सकती हूँ, राइट लेग का शू। तो वही, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोई गुड्स होंगे तो वो तो बंडल में यूज किया जाएगा ना, एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज तो यूज ही नहीं कर सकते हम, है ना। द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली बंडल इन विच बोथ एक्स और वाई इक्वल प्रोपोर्शन में यूज होगा, है ना। with the other good. The reason is that neither an additional left shoe or the right shoe without a paired one of each adds to his total utility. In such a case, indifference curve still consists of two straight lines at the right angle bend. मतलब कि अब इस ऐसे में हमारा कॉन्वेक्स शेप नहीं बनता है, हमारा एल शेप का कर्व बनता है, एल शेप का, ठीक है। तो देखो आपको ना एमसीक्यू के लिए याद क्या रखना है, आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि अगर दो गुड है एक्स और वाई, एक्स और वाई, इनके बीच का इनके बीच का जो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो बनेगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये गुड्स ना ही सब्स्टिट्यूट है और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? स्ट्रेट, ठीक है, या पैरेलल, ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? एल शेप। ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपके। यहाँ पर अगर एमआरएस की बात करें तो इस केस में हमारा एमआरएस कैसा होता है? डिक्रीज होता है, फॉल करता है। सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम बोले तो इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे करें। हाँ, हम ये नहीं ले रहे कि हम प्राइजेस को यहाँ पर नहीं लेके चल रहे हैं, प्राइजेस कांस्टेंट है। हाँ, ठीक है। ये हमारा जो कर्व दिया है ये किसका दिया है? ये वाला सब्स्टिट्यूट का, और ये कॉम्प्लीमेंट्री का। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये जो दो इंडिफरेंस कर्व है, अब ये ए पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? ये हायर इंडिफरेंस कर्व होता है, वो हायर सेटिस्फेक्शन देगा, जो यहाँ पर पॉइंट है वो कम सेटिस्फेक्शन देगा, यहाँ पर ज्यादा देगा और यहाँ पर और ज्यादा देगा, है ना। लेकिन क्या अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मतलब कि पॉइंट ए
एक ऐसा पॉइंट है जो IC1 पे भी है, IC2 पे भी है। तो ये तो दोनों कर्व पे एक पॉइंट है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ले रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देता है। कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नहीं, इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम अलग तरीके से निकालेंगे, वो भी आएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं इतनी यूनिट्स ऑफ गुड y ले रही हूँ तो इतनी यूनिट्स ऑफ गुड x ले रही हूँ, है ना। हमारा इंडिफरेंस कर्व आगे शिफ्ट कब होता है? जब हम दोनों का यूनिट इंक्रीज करते हैं, है ना, तभी तो आगे शिफ्ट होता है वो। तो हमारे पास हम ऐसा इंडिफरेंस कर्व तो बना ही नहीं सकते ना जहां पर एक गुड को तो हमने उतना ही रखा और दूसरे गुड को हमने इंक्रीज कर दिया। इंडिफरेंस कर्व दूसरा कब बनेगा? जब हम दोनों गुड्स को इंक्रीज करेंगे। हम एक गुड को, जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लेकर के चलते हैं ना, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड में एक को इंक्रीज और दूसरे को उतना ही नहीं रख सकते, हमें दोनों गुड को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। ठीक है। No two indifference curve will intersect each other, although it has not necessary that they are parallel to each other. In case of intersection, the relationship becomes logically absurd because it would show the higher and lower level are equal. यहाँ पर एक पॉइंट ये बता रहा है हायर और लोअर लेवल इक्वल होगा, जो कि हो नहीं सकता कभी भी, which is not possible. This property will be clear in figure 20. ठीक है, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है कर्व का। अब पॉइंट नंबर 4, a higher indifference curve represents higher level of satisfaction. ये तो पता ही है। This is because the combination lying in higher indifference curve contain more of either one of the goods or more goods are preferred to less of them. Fifth point क्या है? Indifference curve will never touch the axis. एक्सिस को टच करने का क्या मतलब है कि हमारा x वाला गुड जीरो हो गया है या y वाला गुड जीरो हो गया है, कभी भी हम जीरो नहीं होते हैं, दोनों गुड्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच द ईदर ऑफ द एक्सिस। Another characteristic feature of the indifference curve is that it will not touch axis and y-axis. This is born out of our assumption that the consumer is considering different combination of two commodities. If an indifference curve touches y-axis at point P, it means the consumer is satisfied with OP units of y. मतलब कि यहाँ पर एक यूनिट अगर ये टच कर गया तो मतलब कि x हमारे पास जीरो है और हमारी सारी सेटिस्फैक्शन y पूरी कर रहा है। अगर y पूरा टच कर गया तो मतलब x कुछ है सिर्फ और y नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 हमारी प्रॉपर्टीज थी इंडिफरेंस कर्व की। अब हम देखेंगे बजट लाइन, और बजट लाइन के बाद फिर आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब बजट लाइन क्या है? From the ordinary utility analysis discussed above, we have understood one part of the person's consumption behavior, namely consumer preference. A higher indifference curve shows high level of satisfaction than lower one. Therefore, a consumer in this attempt to maximize satisfaction will try to reach the highest possible indifference curve. यहाँ पर हमें पता है कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर सेटिस्फैक्शन देता है, तो कोई क्यों ही यहाँ पर रहना चाहेगा, है ना। वो तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचना चाहेगा ना। ठीक है, but in this pursuit of buying more and more goods and thus obtaining more and more satisfaction, he has to work under the two constraints. अब ये देखो ना कि हाँ, आप ये तो है ही, लेकिन यहाँ पर हर एक एडिशनल यूनिट की वजह से उसका वो फॉल करता है, ये हमारा चल रहा है। देखो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC2। ठीक है, हमें पता है कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है? IC2।
क्योंकि अगर IC1 में ये अगर मैंने y यूनिट्स ऑफ y ले लिया, x ले लिया, y के इतने यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं तो x के इतने कर रहे हैं, y के इतने कर रहे हैं तो x के इतने कर रहे हैं, y के इतने कर रहे हैं तो x के इतने कर रहे हैं, यही चल रहा है। ये सारे पॉइंट्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें IC2 पे शिफ्ट करना है, क्योंकि वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, तो कोई भी इंसान IC2 पे शिफ्ट करना चाहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो हमें y का कंजम्पशन यहाँ से यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और फिर x का कंजम्पशन भी यहाँ से यहाँ पूरा बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे था, y का यहाँ हो गया, x यहाँ था, x यहाँ हो गया, दोनों गुड्स तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। और जब हम नंबर ऑफ गुड्स बढ़ाएंगे तो हमें पैसे भी तो ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, तो हमारे पास हम उतना ही कंज्यूम तो हम सेम ईयर, तो हम उतना ही तो खर्च कर, उतना ही तो कंज्यूम कर सकते हैं जितना हमारे पास बजट अवेलेबल है ना। तो अब ये IC है, IC3 है, तो ये भी हमारे पास ये और ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, 2 से भी ज्यादा। लेकिन हमारा बजट तो इतना ही है ना। तो जहां पर हमारा बजट लाइन और IC कर्व मीट करेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि हम उसके आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, बजट तो हमारा उतना ही है। और वो हमें सब जहां पर हमारा सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, हम IC1 पे नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा बजट इतना है। तो हमारा जहाँ पर बजट लाइन और IC कर्व इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि हम IC2 पे 3 पे हम जा ही नहीं सकते, हमारा बजट ही इतना है ना। समझ में आया? दोनों ही टॉपिक हो गए, बजट लाइन भी और इक्विलिब्रियम भी। हाँ, नेशनल इनकम ही मैक्रो में तो आता है नेशनल इनकम। From the ordinal utility analysis discussed above, we have understood one part of the person's consumption behavior, namely consumer preference. A higher indifference curve shows higher level of satisfaction than lower one. Therefore, a consumer in his attempt to maximize satisfaction वो highest possible indifference curve पे पहुंचना चाहेगा. But in this pursuit of buying more and more goods and thus obtaining more and more satisfaction, he has to work under two constraints. First, he has to pay the prices for more goods, है ना, and second, he has limited money income, और हमारे पास money income तो लेकिन limited है ना. Consumer maximize their well-being subject to constraints. The most important constraint all of us face in deciding what to consume is the budget constraint. In other words, consumer almost always have limited income, which constrains how much they can consume. Consumer's choices are limited by the budget available to him. As we know, his total expenditure of goods and services can fall short of the budget line but may exceed it. तो एल्जेब्रिकली देखो, हमारा बजट इक्वल या लेस देन हो सकता है, मतलब हम जितना खर्च करेंगे अमाउंट वो बजट वाले अमाउंट से कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है. आप जो आपके पास 200 रुपए ही है, तो आप स्पेंड या तो 200 ही करोगे, उससे कम करोगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, है ना. तो जो हमारे पास बजट है, जो हम स्पेंड कर रहे हैं गुड्स पे, वो उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा, है ना. और स्पेंड हम कितना कर रहे हैं, अगर हम गुड X खरीदना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी है प्लस दूसरे गुड Y का प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये हमारा हमेशा कम या इक्वल टू आएगा बजट पे. ठीक है. Where Px and Py are the prices of good X and Y, and Qx and Qy are the quantities of goods X and Y chosen, and B is the total money available to the consumer. ठीक है. तो B क्या है हमारे पास, जो हमारे पास टोटल मनी अवेलेबल है, हमारे पास इतना ही पैसा है, तो हम उससे कम या उससे इक्वली खर्च कर सकते हैं, है ना.
The requirement illustrated by the equation above that a consumer must choose a consumption bundle that costs no more than his or her income is known as consumer's budget constant. The consumer's consumption possibilities are sets of all consumption bundles that can be consumed within the consumer's income and prevailing prices. We assume that consumer in our analysis uses up his entire nominal income to purchase the commodity. वो हम ये लेकर के चल रहे हैं कि जितना भी पैसा होता है वो पूरा का पूरा खर्च कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर एक इक्वेशन क्या दिया कि इन दोनों को प्लस करनी है, तो वो इक्वल टू बैठ रहा है बी से, ठीक है। अगर हम पूरा ही खर्च कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। The following table shows the combination of ice cream and chocolate a consumer can buy spending his entire income 100, जहाँ पर हमारे पास इनकम फिक्स मनी इनकम कितनी है 100 रुपए, और हमारे पास प्राइस ऑफ आइसक्रीम कितना है 20 रुपए की एक आइसक्रीम आती है और 10 रुपए की एक चॉकलेट आती है, ठीक है। अगर मैंने मेरे पैसे आइसक्रीम पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करे तो मैं चॉकलेट कितनी खरीद पाऊंगी 10। अगर मैंने एक आइसक्रीम खरीद ली तो मेरे पास कितने रुपए रह जाएंगे 80 रुपए, तो मैं चॉकलेट कितनी ले पाऊंगी 8, है ना। लेकिन अगर मैंने 2 आइसक्रीम खरीदी तो मैंने 40 रुपए खर्च कर दिए, मेरे पास यहाँ के लिए कितने रह गए 7, तो 6 चॉकलेट हो गई। यहाँ पर अगर मैंने 3 आइसक्रीम लिए तो वहाँ पर मैंने स्पेंड कितना कर दिया है 60, तो यहाँ पर मेरे पास 40, तो 4 चॉकलेट, ऐसे ही चल रहा है पूरा। लास्ट में अगर मैंने 5 आइसक्रीम ली तो पूरे 100 रुपए ही खर्च कर दिए, तो 0 चॉकलेट ले पाएंगे, है ना। तो हम बजट में देखो एक गुड तो 0 रख सकते हैं ना बजट में, एज पर हमारी रिक्वायरमेंट, मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी, है ना। तो बजट में हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस टच कर सकता है, हम दोनों में से किसी एक गुड को 0 ले सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व में ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो बंडल ऑफ 2 गुड्स है ना। द बजट कॉन्स्टेंट can be explained by the budget line or the price line. Price line हम budget line को बोलते हैं। In simple words, a budget line shows all those combination of 2 goods. Budget line क्या है? Budget line shows all those combination of 2 goods which a consumer can buy spending his given money income on 2 goods at the given prices. तो budget line क्या है? Combination of 2 goods जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है अपनी गिवन इनकम को पूरा स्पेंड करने से, ठीक है। ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच आर विद इन द रीच द कंज्यूमर विल लाई ऑन द बजट लाइन, जो उसके कंजम्पशन वो कर सकता है उतने में खर्च, जितना वो खरीद सकता है उतने में वो उसके बजट लाइन में लाई करेंगे। द कंज्यूमर कुड ऑफ कोर्स बाय एनी बंडल विच कॉस्ट लेस देन 100, दैट इज के पॉइंट। यहाँ पर ये बजट लाइन है, बजट लाइन है, वो इधर अंदर कितना भी कोई भी गुड्स का कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, लेकिन एच उसके लिए अटेनेबल नहीं है, एच वो नहीं बाय कर सकता, है ना। It should be noted that any point outside the price line say h will be beyond his reach, है ना, and any combination line within the line say k shows underspending। अगर इसके अंदर रहेगा तो underspending और यहाँ बाहर वो नहीं कर सकता, वो बजट लाइन पे लाई करेगा। The slope of budget line, और यहाँ पर बजट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस टच कर सकती है। The slope of budget line, slope of budget line हम कैसे निकालेंगे, p price of x upon price of y। The budget line will shift when there is a change in prices of one or more goods product with the nominal income of the buyer remaining the same। बजट लाइन हमारी शिफ्ट कब करेगी, बजट लाइन शिफ्ट तो तब करेगी जब हमारा इनका प्राइजेस चेंज होगा और हमारे पास मनी इनकम 100 ही रहेगी। अगर मेरे पास मैं बोलूँ कि मनी इनकम हमारे पास 100 ही है और आइसक्रीम का प्राइस या चॉकलेट का प्राइस सपोज करो 20 रुपए हो गया, तो यहाँ पर अगर मैंने 0 यूनिट कंज्यूम करे तो यहाँ पर मैं 10 नहीं कर पाऊंगी ना, अब तो यहाँ पर मैं 5 यूनिट से कंज्यूम कर पाऊंगी, है ना। प्राइस बढ़ गया तो मैं कम कंज्यूम कर पाऊंगी ना। तो अगर मेरा प्राइसेस में कोई चेंज आएगा तो हमारे ये चेंज होंगे ना अमाउंट, वही बोल रहे कि अगर प्राइसिंग में चेंज आएगा तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है। चेंज इन, अगर हमारा नॉमिनल इनकम में चेंज आएगा तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है। अगर मेरी इनकम ही 100 से 200 हो गई तो बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है, और अगर दोनों में एक साथ चेंज आएगा तभी हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है। बजट लाइन 3 रीजन की वजह से शिफ्ट कर सकती है, या तो प्राइसेस में चेंज आ जाए,
या तो इनकम में चेंज आ जाए या तो दोनों में चेंज आ जाए। समझ गए बजट लाइन? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर मैंने यहाँ पर जैसे इस पे मैंने हर पॉइंट पे मैं अपनी पूरी इनकम खर्च करी थी ना 100 रुपए, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इस लाइन के ऊपर लाए करेंगे। लेकिन अगर मैंने पूरी इनकम खर्च नहीं करी है तो वो पॉइंट कहीं यहाँ अंदर लाए करेगा, है ना, बजट लाइन के ऊपर। हाँ, जैसे यहाँ पर है ना, पूरे 100 रुपए खर्च करे हर लेवल पे, तो 0 आइसक्रीम है तो 10 चॉकलेट है। देखो यहाँ पर, देखो एक बार, आइसक्रीम यहाँ पर 0 है, चॉकलेट यहाँ पर 10 है, यहाँ पर राय कर रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो, आइसक्रीम 1 चॉकलेट 8, तो आइसक्रीम 1 ये रहा, चॉकलेट 8 यहाँ पर। फिर आइसक्रीम 2 चॉकलेट 6, आइसक्रीम 2 चॉकलेट 6 ये यहाँ पर आएगा। ये बजट लाइन में ऊपर आएंगे सारे पॉइंट जहाँ हम फुल इनकम स्पेंड कर रहे हैं। जहाँ हम अंडर, जैसे अगर मैं ले लूँ कि यहाँ पर मैंने पूरी इनकम स्पेंड ही नहीं करी, जैसे मैंने बोला कि मैं कि मैं यहाँ पर हमारे मेरे 80 रुपीज ही खर्च करूंगी, और अगर मैंने एक आइसक्रीम खरीदी तो मैं यहाँ पर एक आइसक्रीम मेरे कितने रुपए चले गए, 20 रुपए, मेरे पास कितने बचे 60 रुपए, तो मैं चॉकलेट कितनी खरीद पाऊंगी, 6, है ना। तो 1 और 6 हो जाएगा ये, तो 1 और 6 अगर होगा ये, तो 1 और 6 तो यहाँ पे आएगा, बजट लाइन के अंदर आएगा। ठीक है। समझ गए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हैविंग एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, having explained indifference curve and budget line, we are in a position to explain how a consumer reaches equilibrium position by choosing his optimal consumption budget. Given the constraint, a consumer is in equilibrium when he is deriving maximum possible satisfaction from goods and therefore is in no position to rearrange his purchases of goods. We assume that consumer equilibrium पे कब होता है, जब वो ऐसी स्टेट पे होता है जहां से वो चेंज नहीं करना चाहता है ना। We assume that consumer has given indifference map which shows a scale of preferences for various combination of two goods. यहाँ पर हम assumption, पहली assumption क्या ले रहे हैं कि कंज्यूमर के पास क्या है, एक इंडिफरेंस मैप है, ठीक है। उसकी मनी इनकम क्या है, फिक्स्ड है, और प्राइजेस ऑफ गुड्स भी फिक्स्ड है। ये हम क्या ले रहे हैं, assumption ले रहे हैं। सारे गुड्स होमोजीनियस है। पहला assumption था कि कंज्यूमर के पास इंडिफरेंस मैप अवेलेबल है, इंडिफरेंस मैप अवेलेबल है, ठीक है। उसकी मनी इनकम फिक्स है, जितनी है उसे इंक्रीज नहीं करने वाली, ठीक है, फिक्स है। गुड्स के प्राइजेस एक्स और वाई जो प्राइजेस है उनके प्राइजेस भी क्या है, सेम चलेंगे, कांस्टेंट है, फिक्स है। सारे गुड्स होमोजीनियस है, डिविजिबल है, मतलब सेम है, हमारे आइडेंटिकल है, और डिविजिबल हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। कंज्यूमर एक्ट रैशनली, कंज्यूमर को सारी नॉलेज है और वो अपने सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना चाहता है, मैक्सिमम रखना चाहता है, ठीक है। ये हमारे हो गए assumption. To show which combination of two goods x and y the consumer will buy to be in equilibrium, we bring his indifference map and budget line together. इसके लिए ये indifference map हो गया और ये budget line हो गई, जहां पर ये दोनों मैच करेंगे वो होगा indifference, वो होगा हमारा equilibrium। लेकिन सिर्फ इस पॉइंट पे तो नहीं लाई कर रहा, सिर्फ इस पॉइंट पे तो हमारा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व सेम नहीं है ना, यहाँ पर भी तो है, एस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर भी है, टी पे भी है और एच पर भी है। इतने सारे पॉइंट्स पर हमारा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मीट कर रहे हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा, इनमें से वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा जो हमारे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा, क्योंकि उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना। तो इसलिए हमारा Q जो पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वो IC3 पर है, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर है।
to show which combination of two goods X and Y the consumer will buy to be in equilibrium, we bring his indifference map and budget line together. We know by now that the indifference map depicts consumer's preference scale between various combination of two goods, and the budget line shows various combinations which he can afford to buy with his given money income and prices of two goods. Consider in which IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 are shown together with budget line PL of for good X and Y. Here every combination of budget line costs the same. There's a combination of R, S, Q, T, H, उनका cost same है, लेकिन consumer का aim क्या है? Maximum is satisfaction. So he will try to reach the highest indifference curve. Since there is budget constant, he will be forced to remain on the given budget line. उसके ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा सकता वो. That he will have to choose combinations from among only those which lie on the given price line. Which combination will our hypothetical consumer choose? A consumer's optimal choice should satisfy the two criteria. It will be a point on its budget line and it will lie on the highest indifference curve. So budget line में इक्विलिब्रियम के लिए हमें दो क्राइटेरिया फॉलो करना है. वो पॉइंट हमारा बजट लाइन पे होना चाहिए और वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट होना चाहिए. The consumer can arrive this choice moving down his budget line starting from point R. While doing this, he will pass through a variety of indifference curves. Suppose he chooses R. We see that R जो है वो lowest indifference curve पे है, IC1 पे है. Then he can very well और वो afford कर सकता है SQT higher indifference curve पर भी. Similarly is the case with other combinations like H. Again suppose he chooses to lie the highest, तो वो highest indifference curve Q पे lie करना चाहेगा. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या निकल के आएगा? इसकी वजह से Q निकल के आएगा. ठीक है. यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया है इसका कोई वैसे प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पर बस फॉर्मूला ही है. हमने एक पहले पढ़ा था कि MUX इक्वल टू PX, ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है ना, इन केस ऑफ सिंगल गुड. ये जो हमारे पास ये दिया है ये हमारे पास होता है इन केस ऑफ टू गुड. MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY. एक लास्ट में ये और पढ़ लो. The indifference curve analysis is superior to utility analysis. It dispenses with the assumption of measurability of utility. हम यहाँ पर assumption लेते हैं कि utility को हम measure कर रहे हैं. It studies more than one commodity. हम यहाँ पर एक commodity से ज़्यादा दो commodities लेकर के चलते हैं. It does not assume constancy as marginal utility of money. हम यहाँ पर money की भी marginal utility को constant नहीं ले रहे हैं. और इनकम इफेक्ट और फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम अलग अलग लेकर के चलते हैं. सब्स्टिट्यूशन का क्योंकि हमने अलग ही देखा कि वहाँ पर वो कॉन्वेक्स भी नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा. ये सब हमने डिफरेंट तरीके से पढ़ा. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो मैंने बताया था ना कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है. जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप उसे कैसे भी खर्च कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास मनी इनकम कम होती जाएगी तो आप सोचोगे खर्च करने से पहले. तो मनी इनकम हमारी यूटिलिटी हमारी हर जगह मनी की सेम नहीं रहती है, लेकिन वहाँ हम अज्यूम कर रहे थे कि हमारी कांस्टेंट है, बट यहाँ हम ऐसा अज्यूम नहीं कर रहे. आपने वो देखा था क्या सप्लाई वाला? नहीं. तो सप्लाई शुरू करना है. इसके बाद अपलोड मैंने वैसे कर दिया था, तो आप कैसे मतलब कि उसको देखोगे या फिर मैं करवाऊँ? अच्छा ठीक है. तो अभी शुरू करें या नेक्स्ट क्लास से करना है? ठीक है चलो.